बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग का महाज पाकिस्तान और भारत के माबैन बदस्तूर गर्म है। जंग होगी या नहीं होगी, इस पर बार बार सवाल उठाया जा रहा है। हम पहले भी कह चुके हैं कि महदूद सतह पर हो सकता है कि भारत की तरफ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाए, कोई शख्सियत पर कर दी जाए या कोई तनसीबात पर कर दी जाए जिनको कहा जाए कि यहाँ पर दहशत गर्दों के ठिकाने थे, दहशत गर्दों को तरबियत दी जाती थी। जैसे पुलवामा के बाद भारत की तरफ से किया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसमें भारत की तरफ से क्या तीर मार लिया गया था, इसी तरह का भारत की तरफ से एक और तीर सिर्फ इसलिए मारा जाएगा कि अपने लोगों को मुतमिन किया जा सके कि ये देखो पहलगाम पर इनकी तरफ से दहशतगर्दी हुई, हमने इस तरह से बदला ले लिया। तो बाकी जंग का, बड़ी जंग का कोई इम्कान ना पहले मुझे नज़र आता था ना अब नज़र आता है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में जबकि जंग का महाज बिल्कुल गर्म है, भारत की तरफ से धमकियां दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भारत की जारहियत पर जवाब देने का, अपना दिफा करने का तो बार बार ऐलान किया जाता है। ऐलान कहाँ से किया जाता है? क्या हमारी हुकूमत की तरफ से? क्या शहबाज शरीफ की तरफ से? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि वो तो कल सफ़ीरों के साथ बैठे उनसे कह रहे थे कि हमारे दरमियान कोई ऐसा करवाइए कि भारत हमला न करे। और फिर अतातारट की तरफ से ऐसे ही दुनिया को कह दिया गया कि 24 घंटे 36 घंटे इस दौरान भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। ये रात के 2 बजे अतातारट साहब की तरफ से 2:30 बजे शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अकेले ही बैठे हुए थे, प्रॉम्प्टर से पढ़ के सुना रहे थे, दिखा रहे थे, बता रहे थे। लेकिन अभी 72 घंटे से भी ज़्यादा 96 घंटे गुजर चुके हैं, जंग का कोई इम्कान नजर नहीं आता। भारत की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, वो सिर्फ ऐसे हो सकता है कि डराने के लिए हो। तो यहाँ पे बात लंबी हम नहीं करते, इस पर पहले ही बात कर चुके हैं। तो जंग का इम्कान तो नहीं है, लेकिन सूरत हाल बड़ी कशीदा है। भारत की तरफ से तो पूरी तैयारी है, पाकिस्तान भी अपने दिफा के लिए तैयार है। हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनकी टांगें लर्ज रही हैं और इसके साथ साथ उनकी जो काबीना है, इस बारे में हम पहले भी कह चुके हैं, ये नालायक लोग हैं, इनको लाया गया है। ये इतनी जोगे है ही नहीं कुछ कर सके, बल्कि ये कंप्रोमाइज़ भी हैं। इनके अपने कारोबार इंडिया में, इंडिया के साथ इनके तल्लुकात हैं। इनके कुछ वजीर बयान दे देते हैं, जैसे ख्वाजा आसफ की तरफ से बयान दिया गया, हम न्यूक्लियर पावर हैं, भारत को बता देंगे। लेकिन ऐसे बयान उनको पसंद नहीं। उनसे मतलब यह है कि इनकी पार्टी की लीडरशिप को एक तरफ ख्वाजा आसफ की तरफ से ऐसा दलेराना बयान दिया जाता है जिसको भारत में मजाक कहकर उड़ा दिया जाता है। भारतीय कहते हैं कि पाकिस्तानी ऐसे ही, जैसे ख्वाजा आसफ ने बात की, वो कहते हैं कि उनकी क्या हैसियत है, वो कैसे बयान दे सकते हैं, उनको कौन मानता है, कौन जानता है। कल तक किसी को नहीं, हो सकता है कि इंडिया में किसी को ना पता हो कि पाकिस्तान का कौन वजीर दिफा, लेकिन हमें तो पता है कि ख्वाजा आसफ पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं और वो कैसे फॉर्म 47 पर वजीर दिफा बन गए। बहरहाल उनकी तरफ से बयान दिया गया, न्यूक्लियर पावर है, भारत को बता देंगे। और फिर उनकी तरफ से शायद पूछ लिया गया तो इनको फिर खुशामद करना पड़ गई। तो उनको खुश करने के लिए, जिसका हमने जिक्र किया है, ज़रूरी है कि उनकी तारीफ़ कम की जाए, इमरान खान को गालियाँ ज़्यादा दी जाएँ। तो ख्वाजा आसफ की तरफ से ये कहा गया कि बोस्निया का मामला जब उठा तो मियाँ शरीफ साहब 90 की दिहाई में उन्होंने एक फ़ंड जमा करवाया था, मेरे पास लेके आए थे, मैं बैंक में बैठा हुआ था, ड्राफ्ट लेके आए थे। तो उसके बारे में पता चला है कि वो दिफाई फ़ंड जिस तरह से पाकिस्तान में जंग की सूरत हाल हो जाती है, अभी तो नहीं लेकिन 71 में और 65 में एक तरफ जंग लगी हुई थी, दूसरी तरफ हमने ये देखा खसूसी तौर पे 71 में और 65 के बारे में तो सुना कि लोग दिफाई फंड इकट्ठा करते थे, खसूसी तौर पर स्कूलों के मास्टर बच्चों को ले के घर घर जाते थे। कहीं से खेस मिलता, कहीं से कंबल मिलता, कहीं से रज़ाई मिलती, कहीं से कौला मिलता, कहीं से प्याली मिलती, कहीं से कपड़े मिलते। बहरहाल जो भी किसी की हैसियत के मुताबिक था, दिफाई फंड में जमा करवा देते थे। इसी तरह से मियाँ शरीफ साहब की तरफ से भी 90 की दहाई में बोस्निया के लिए दिफाई फंड कायम किया गया। दिफाई फंड जैसा ही कुछ लोगों ने, उसने पैसे दिए, इसने पैसे दिए। फिर ख्वाजा आसफ ने कहा कि मेरे पास ड्राफ्ट लेके आए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ड्राफ्ट लेके आए थे, मैंने आगे वो पहुंचाया था जिनको पहुंचाना था, बोस्निया वालों को। तो ख्वाजा आसफ एक तरफ तो बात कर रहे हैं जंग की, जैसे उनको पता चला कि जंग की बात कर रहे हैं तो फिर उनकी खुशामद के लिए ये कहना पड़ गया। और फिर उन्होंने इसमें जो उन्होंने अपनी पोस्ट लगाई उसमें ये बताया कि नवाज शरीफ तो इस तरह करता रहा, इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने बदनुमानी की, बेईमानी की, ये किया वो किया।
وہ ساری باتیں فضول باتیں خواجہ کی طرف سے بتا دی گئی۔ ایک طرف یہ اس طرح کی دھمکی لگاتے ہیں انڈیا کو، لیکن ان کو پسند نہیں آتی تو پھر ان کی خوشامد کے لیے عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایک حنیف عباسی کی طرف سے ریلوے کے وزیر ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایسے کہہ دیا تھا کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے ہمارے بم جا کے ٹارگٹ کریں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا۔ وزیر ریلوے ہیں، انہوں نے بھی ایسا بیان داغ دیا جو خواجہ آصف کو یا وزیر خارجہ کو ہی دینا چاہیے تھا، بلکہ وزیر اعظم کو، لیکن وہ تھوڑا سا بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال سفیروں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری کشیدگی میں کمی کروائی جائے۔ تو حنیف عباسی کی طرف سے ایسی جرت والی بات کی گئی جو انہوں نے، بہرحال ان کا جو عہدہ ہے، ان کا جو محکمہ، اس کے حساب سے تو نہیں بنتی تھی، لیکن کوئی بھی بندہ، کوئی بھی پاکستانی جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کا ایسا ہی جواب ہونا چاہیے۔ لیکن ان کو بھی جب یہ پتہ چلا کہ اوپر سے اس پر بھی تھوڑی سی آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں تو وہ پھر بیٹھ گئے، چرنوں میں بیٹھ گئے۔ پنجاب حکومت کے اور کہنے لگے کہ ہم تو ریلوے، ہم تو آپ کو بلٹ ٹرین چلا کے دکھائیں گے لاہور سے راولپنڈی تک، اور اس کے ساتھ ملتان تک بھی، میاں والی تک بھی، پاک پتن تک بھی، فلاں جگہ تک بھی، فلاں جگہ تک بھی۔ ان کی طرف سے تیز ترین ٹرین چلانے کی باتیں کرنی شروع ہو گئیں، صرف اس لیے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ کیا اس دوران عمران خان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ اتنے حالات کشیدہ پاکستان اور بھارت کے ہو گئے ہیں، تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو اس وقت تک کوئی ریلیف ملے جب تک کوئی بڑی جنگ شروع نہیں ہو جاتی، اور اس کا امکان سرے منہ بھی بالکل نہیں ہے۔ تو عمران خان کو اس وقت تک ریلیف نہیں ملے گا جب تک فوجی قیادت یہی بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت تک عمران خان کو اسی صورت میں ریلیف ملے گا جب یہ ایک پیج پر ہیں میاں نواز شریف صاحب اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، جب ان کے درمیان تھوڑی سی دراڑ آئے گی تو پھر عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ یہ دراڑ کب آتی ہے، آتی بھی ہے یا نہیں آتی، لیکن حالات کب بدلتے ہیں اس حوالے سے کوئی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ تو لہٰذا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو لوگ پر امید ہیں وہ اپنی امیدیں اللہ سے لگائیں، ان سے نہ لگائیں۔ یہ عمران خان کو چھوڑنے والے سرے دست نہیں ہیں، اور وہاں سے کب منظوری آ جائے اس حوالے سے نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد، یا پھر لمبی مدت کے لیے عمران خان کو جیل میں ان کا تو رکھنے کا بہرحال منصوبہ ہے۔ اور عمران خان کو جتنی دیر تک ان کا منصوبہ ہے کہ جیل میں رکھا جائے، اس سے بھی لمبا طویل ان کا منصوبہ ہے کہ پاکستان پر حکمرانی کی جائے، جیسا کہ مریم نواز شریف صاحبہ 2040 تک وہ حکمرانی کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے شہباز شریف بھی سمجھتے ہیں کہ 2040 تک ہم اقتدار میں رہیں گے۔ تو بہرحال ان کی طرف سے جیسے بیانات دیے جا رہے ہیں وہ جنگ والے بیانات، دلیرانہ، جرت مندانہ تو نہیں ہیں۔ بہرحال کابینہ کے لوگ جو ایسے بیانات دے دیتے ہیں بعد میں وہ کمپرومائز ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال جو وزراء ایسے بیانات دے دیتے ہیں بعد میں وہ تھوڑی پسپائی اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آرمی چیف کی طرف سے بالکل درست کہا جا رہا ہے، انہوں نے پھر ایک مرتبہ کہا ہے، بار بار وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بالکل بھارت کے جواب کے لیے ہم تیار ہیں، پوری قوم تیار ہے۔ انہوں نے ایک اور کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب کیا، اس دوران انہوں نے یہی بات کی۔ انہوں نے جب وہاں پہ گئے تھے کاکول میں پریڈ کی سلامی کے لیے، اور شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اس موقع پر بھی شہباز شریف نے آئیں بائیں شائیں ایسا ہی کیا۔ اس موقع پر بھی جب اخبار نویسوں کی طرف سے جنرل عاصم منیر سے پوچھا گیا تو انہوں نے وہی بات کی جو ایک جرنیل کو جرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تو جنرل عاصم منیر پر لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، تحریک انصاف والے خصوصی طور پر۔ بہرحال وہ ان کا سیاسی پہلو جو اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں، جس طرح سے بات کرنی چاہیے اسی طرح سے وہ بات کر رہے ہیں۔ اس کی بھارت میں بہت ہی زیادہ تکلیف ہے۔ تو بھارت میں وہ مذاق اڑا رہے ہیں پاکستان کے وزیر دفاع کا، پاکستان کے وزیر اعظم کا، کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی حیثیت و کلرک سے بھی ان کی حیثیت و کلرک جیسی ہے۔ لیکن آرمی چیف کے حوالے سے وہ کہتے ہیں وہ بالکل بات نہیں کر رہے۔ آرمی چیف بات کر رہے ہیں لیکن ان کو سنائی نہیں دے رہی، یا پھر وہ جان بوجھ کر اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ آرمی چیف کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے، ان کی طرف سے دلیرانہ بیانات آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی انڈیا کی طرف سے جنرل باجوہ کی بزدلی کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور جنرل باجوہ کی وہ بزدلی آج ہمیں شرمندہ کیے ہوئے ہے۔ جنرل باجوہ کی طرف سے صحافیوں سے کہا گیا تھا کہ میرے پاس تو ٹینک میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے، ڈیزل ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو کرایہ نہیں ہے۔ بھارت والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کا آرمی چیف یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیزل کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ڈپلائے فوج کو کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو موبلائزیشن کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، خرچہ نہیں ہے، تو یہ کیسے جنگ کریں گے؟
تو जनरल बाजवा की तरफ से ऐसी बुजदिली पाकिस्तान को शर्मिंदगी से दो चार कर गई। यहाँ पे सवाल ये है कि शरीफ खानदान कंप्रोमाइज़ क्यों है, वो भारत के साथ जंग के लिए तैयार क्यों नहीं है, या फिर वो ऐसे बयानात क्यों नहीं दे रहा जो उनको देने चाहिए। जैसा कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये कह दिया गया, राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई पॉलिसी बयान पाकिस्तान और भारत की कशीदगी पर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कोई ऐसी बात ना कर दें कि जो इनको लाए हैं उनको नापसंद हो और फिर इनको घर जाना पड़ जाए। शहबाज शरीफ के हवाले से बताया, वो सफ़ीरों को कहते हैं कि कशीदगी को कम कराने की कोशिश की जाए। और उधर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक ही बार बात की गई थी, उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और हमारी फौज तैयार है, बस इतना उन्होंने बयान दिया। उसके बाद वहाँ से भी खामोशी है। तो ये ख़ानदान आखिरकार क्यों भारत के ख़िलाफ़ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्या इसलिए कि वहाँ पे इनके मुफादात वाबस्ता हैं, मोदी से वाबस्ता हैं और इससे पहले किससे वाबस्ता थे? पाकिस्तान में भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी आए थे तो मियां नवाज शरीफ के उनके साथ भी बड़े गहरे मुरासम थे। तो मियां नवाज शरीफ की तरफ से एक मरतबा तो ये भी कह दिया गया कि ये जो लकीर है, ये बॉर्डर जो है, ये एक लकीर है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को वो लकीर भी पसंद नहीं आई थी। तो भारत के साथ इनके एक अरसे से अच्छे तल्लुकात हैं, वहाँ पे इनके कारोबार भी हैं। तो यही वजह हो सकती है कि ये भारत के साथ किसी किस्म के कोई इख्तलाफात अपने मुफादात के लिए, सियासी मुफादात के लिए, ज़ाती मुफादात के लिए वाबस्ता किए हुए हैं, इसलिए जंग के हवाले से बात करने के लिए तैयार नहीं है। उधर इरफान सिद्दीकी साहब मियां नवाज शरीफ से मिले हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब मुतहर्रिक हैं। तो कहाँ पे मुतहर्रिक हैं? क्या अपने घर के गिर्द कहीं वो घूम रहे, अंदर कहीं घूम रहे होंगे? कोई एक कोलू की तरह उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बनाई होगी कि वहाँ पे मुतहर्रिक हैं। मुतहर्रिक तो इस हवाले से होने की ज़रूरत है कि पूरी कौम को आप तैयार करें कि हम भारत के मुकाबले के लिए तैयार हैं। इधर ये बैठे हुए हैं, उधर आसफ अली जरदारी, इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि ये दोनों मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी ये कभी भारत के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आ जाते आखिर में एक छोटी सी खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपने एक मुकम्मल एक मोटरवे पर चलते हुए वीलाग में कहा था कि पाकिस्तान का मोटरवे भी रनवे की तरह है। पाकिस्तान के जहाज वहां पे लैंड कर चुके हैं, करते भी हैं, लैंड टेक ऑफ सारा कुछ करते हैं। इसी तरह से भारत की तरफ से भी ऐसा ही करने की कोशिश की गई। उन्होंने भी अपने एक जहाज को उड़ाया, सुखोई जहाज है। बताया जाता है कि यूपी में उसने एक्सप्रेस वे पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। नीचे तो आया, टच डाउन करना चाहता था लेकिन टच नहीं कर सका और वहीं से ऊपर थोड़ा नीचे आके डाइव करते हुए ऊपर चला गया, लैंड नहीं कर सका। तो नकल के लिए क्या अकल की ज़रूरत है, या फिर इनको नकल भी करना नहीं आती, या फिर इनके एक्सप्रेस वे इतने नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एक्सप्रेस वे में कोई किसी किस्म की खामी हो। पायलट अगर काबिल हो तो रेत पर भी, बल्कि वो दरिया पर भी अपने जहाज़ को लैंड करवा सकता है, करवा लेता है, करवाते रहे हैं। तो इनको एक्सप्रेस वे पर भी लैंड करना नहीं आया, जबकि पाकिस्तान के तकरीबन सारे पायलट मोटरवे पर उनको रनवे समझकर लैंड करते रहे हैं, कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। तो भारत के पायलट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि असले पर डिपेंड नहीं करता, जहाज़ पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है असला चलाने वाले पर कि पीछे बंदा कौन है असले के। तो असले के पीछे बंदा वहाँ पे अभिनंदन है। और पाकिस्तान में MMRM है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और उम्मीद रखिए कि पाकिस्तान और भारत के माबैन अगर जंग होती है, जिसका इम्कान मुझे तो नज़र नहीं आता, तो फिर भारत को लग पता जाएगा। जो भारत वाले पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं कि पाकिस्तान धमकियाँ देता है न्यूक्लियर पावर होने की, तो इनके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है। तो जंगें पैसों से नहीं जीती जाती, जंगें जीती जाती हैं जज्बे के साथ। हमारे जज्बे का वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो जंगें बिल्कुल जज्बे के साथ ही जीती जाती हैं। कौम आपके साथ हो तो भी जंग जीती जाती है। जज्बा कौम का पाक फौज के साथ होना, तो क्या पाक फौज के साथ पूरी कौम खड़ी है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पे मैं जाते जाते ये नहीं कहना चाहता कि बिल्कुल कौम जो है पाक फौज के साथ खड़ी है। अभी तक सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ठीक है, जंग आपने लड़नी है लड़ें। तो ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि लेकिन जब जंग का मौका आ जाएगा, जंग शुरू हो जाएगी, जंग छिड़ जाएगी, तो फिर सारे पाकिस्तानी मोतहद हो जाएंगे। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक पूरी की पूरी कौम उस तरह से मुत्तहिद नहीं है जैसे ऐसे मौके पर और इन हालात में कौम को होना चाहिए। उसकी वजह यही है कि इमरान खान को जेल में डाला गया है। इमरान खान के पीछे अवाम की एक अक्सरियत है।
تو عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، تو وہ اکثریت عمران خان کی بات کرتی ہے. وہ لوگ ابھی انتظار میں ہے کہ فوج کے شانہ بشانہ اس وقت ہوں گے جب فوج اگلے مورچوں پر لڑنا شروع کر دے گی. اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے تو لب لباب اس کا یہ ہو گیا کہ جب بھی ضرورت پڑی پوری قوم فوج کے شانہ بشانہ ہوگی. عمران خان بھی ہوں گے، سارے لیڈر ہوں گے. میاں نواز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دیکھیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ پارلیمنٹ متحد ہے. میاں نواز شریف صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری قوم متحد ہے، لیکن ایسا ہے نہیں کہ آپ کے پیچھے متحد ہے. اگر پوری قوم متحد ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے متحد ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.